हेलो दोस्तों, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल और पेपर सेट में ये दिया है, हिंदी का 114 नंबर से शुरू है। तो देखिएगा अपने स्क्रीन पर, इसमें 114 नंबर सवाल है, सम उपसर्ग से बना शब्द है। सम उपसर्ग से बना शब्द है। तो इसमें पहला ऑप्शन होगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि पहला ऑप्शन है इसमें बी नंबर ऑप्शन है सुकर्म। सुकर्म। सी नंबर ऑप्शन है सम भाव और डी नंबर ऑप्शन है स्वयं। तो इसमें सम उपसर्ग से बना शब्द पूछा है। तो सम उपसर्ग से जो बना शब्द है वो है, संयोग का करेंगे तो सम प्लस योग होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? पहला सही हो जाएगा। बाकी इन सभी में सुकर्म है, सम है, स्वयं है, तो इसमें नहीं है। तो किसमें होगा? सम उपसर्ग किसमें है? तो संयोग में है। अब आते हैं आज का 115 नंबर सवाल। देखिएगा अपने स्क्रीन पर, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रंगीला एक शब्द दिया है, इसमें 115 नंबर क्वेश्चन है रंगीला। रंगीला में इसमें उपसर्ग पूछा था। उपसर्ग क्या होता है? तो किसी शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय क्या होता है कि ये शब्द के लास्ट में लगता है, पाछे लगता है, यानी जो शब्द होता है उसके लास्ट में लगता है। तो ये हो गया। तो इसमें रंगीला में पूछा है कि प्रत्यय क्या है। तो रंगीला में रंग प्लस ईला, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो ईला प्रत्यय लगाया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें दिया है डी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब इसमें 116 नंबर सवाल है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? संधि पूछा है। तो सूर्योदय में, सूर्योदय, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो इसको बनाते हैं। सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो इसको बनाएंगे तो सूर्य धन उदय। यहां पर क्या आया है? तो देखिए, सूर्य आ गया, अब प्लस ओ आ गया, मिलकर क्या बना है? मिलकर बना है ओ, यानी कौन सी संधि हो गई? तो गुण संधि। गुण संधि। कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। यानी कि एक सिंपल सा ट्रिक समझ लेते हैं कि जिस पर ए का मंत्रा हो गया और ओ का मंत्रा हो गया, अंश जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? गुण संधि के होते हैं। जिस पर ए का मंत्रा लग गया और ओ का मंत्रा लग गया, तो इसमें देखिए ओ का मंत्रा है तो कौन सा संधि हो गया? गुण संधि। तो आइए अब अगला सवाल देखते हैं। आज का दिया है इसमें कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है इसमें, सुन लीजिए, उसका शिमला जाना है। तो ये तो ऐसे ही गलत लग रहा है, तो ये गलत हो गया। उसने शिमला जाना है, ये भी गलत है। उसे शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन है उसे शिमला जाना है। तो उसे शिमला जाना है वाक्य क्या है? सही है। उसे शिमला जाना है, यानी वाक्य ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब आ जाते हैं 118 नंबर पर। 118 क्या है कि सज्जन शब्द में समास है। कौन से शब्द में?
सज्जन शब्द में। तो सज्जन शब्द में समास देख लेते हैं। सज्जन, सज्जन शब्द में समास है। समास पूछा है तो समास 6 प्रकार के होते हैं और इसमें दिया है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो इसमें बताते हैं कौन सा समास है। तो इसका अगर समास विग्रह करें तो सत धन जन होगा। सत धन जन यानी अच्छा लोग, यानी सत्य है जो जन, यानी इसका अगर विग्रह करें तो सत्य है जो जन। सत्य है जो जन यानी है जो किस में आता है, कर्मधारय में आता है। किस में आता है, कर्मधारय में आता है। भेद हैं तो वाच्य के कितने भेद हैं तो इसको बता देते हैं। वाच्य, वाच्य अगर वाच्य में देखें तो वाच्य कितने प्रकार के होंगे तो 3 प्रकार के होंगे। कितने, 3 प्रकार के। कौन कौन से, तो एक होगा कृत वाच्य, एक होगा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य और एक होगा भाववाच्य। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो भाववाच्य, तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। तो वाच्य का भेद पूछा है तो वाच्य कितने होते हैं, 3 होते हैं। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। यानी कि जिस वाक्य में कर्ता का प्रधानता हो उसे कृतवाच्य कहते हैं और जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसमें कर्मवाच्य होता है और जिसमें भाव की प्रधानता हो, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। तो आइए आज का फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इसमें 120 नंबर सवाल है। वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में है। इसमें कौन सा अव्यय है, अव्यय बताना है इसमें। वह दिन भर पढ़ता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। तो अव्यय का भेद बताना है। पहला है ऑप्शन परिणामवाची, दूसरा निपात, सी नंबर है समुच्चय बोधक और डी नंबर है प्रश्नवाचक। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या है, दिन, वह दिन भर पढ़ता है तो दिन भर पढ़ता है। तो इसमें कौन सा है, तो परिणाम वाची, परिणामवाची क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण, परिणामवाची क्रिया विशेषण। इसमें अब है कि एक चिन्ह बनाया है इस प्रकार से और इसको पूछा है कि कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए, यानी विराम चिन्ह का नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक का चिन्ह ये होता है। बी नंबर दिया है अल्प विराम, तो अल्प विराम का चिन्ह ये होता है। सी नंबर दिया है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का ये चिन्ह होता है विस्मय बोधक। तो डी नंबर ऑप्शन विस्मय बोधक का चिन्ह ये होता है। तो विस्मय बोधक कौन सा ऑप्शन में है, तो डी, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब इसमें 122 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है बढ़ा चढ़ाकर बात का कहना, बी नंबर है गुण दोष की परख करना, सी नंबर है बहुत मीन मेख निकालना और डी नंबर ऑप्शन है मुश्किल काम करना। तो बाल की खाल निकालना हो जाएगा बहुत मीन मेख निकालना। तो बाल की खाल निकालने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बहुत मीन मेख निकालना। तो ऑप्शन नंबर सी है सही होगा। अब देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्तियों का अर्थ है। पहला ऑप्शन है थोड़े दिन का सुख, दूसरा ऑप्शन है चांद ना दिखाई देना, ये गलत है। 4 दिन चांद दिखना ये भी गलत है। सुख ही सुख होना ये भी गलत है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े दिन का सुख, इसका लोकोक्तिया का अर्थ क्या होगा? थोड़े दिन का सुख। आगे आ जाते हैं 124 नंबर क्वेश्चन पर। साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है? साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए है साहित्य की मिठास, बी नंबर किसी रस का आनंद, सी नंबर किसी फल का स्वाद और डी नंबर साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। ये ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। अब देखिए इसमें दिया है 125 नंबर, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं। अब आ जाते हैं आगे, इसमें देखते हैं अगला, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। यानी भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं रस, अलंकार, गुण, छंद। तो भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न कौन करता है? तो अलंकार। कौन? अलंकार। तो भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से अलंकार सौंदर्य उत्पन्न करता है। अब 127 नंबर क्वेश्चन है, य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ये हम बता चुके हैं वर्णमाला। तो य, र, ल, व, य, र, ल, व किस प्रकार के हैं? किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है ऊष्म व्यंजन। क्या है ऑप्शन? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन आप लोगों को मालूम होगा स, ह होता है। ऊष्म व्यंजन ये है। अब अंतस्थ व्यंजन दिया है तो बी नंबर ऑप्शन अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। य, र, ल, व क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन कौन होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन बताए हैं कि क से क वर्ग से प वर्ग, यानी क से शुरू करें तो म तक क्या होता है? स्पर्श। स्पर्श कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। अयोग्यवाह, अयोग्यवाह कौन सा होता है? तो अयोग्यवाह बताए थे 2 होते हैं, एक विसर्ग होता है, एक अनुस्वार होता है। तो ये क्या हो गए? अयोग्यवाह हो गए। अयोग्यवाह कहलाते हैं। अब यानी कि यह अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन। 128 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है। पहला ऑप्शन देखिए अपने स्क्रीन पर, कृपा दिया है, मित्र दिया है, कार्य दिया है, त्योहार दिया है। तो इसमें स्त्रीलिंग बताना है। स्त्रीलिंग कौन सा है? तो इसमें पहला ऑप्शन ए है कृपा, बी है मित्र और सी है कार्य और डी है त्योहार। तो इसमें स्त्रीलिंग कौन है? तो कृपा हो जाएगा इसमें स्त्रीलिंग। कृपा, कृपा क्या होगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग। अब आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, वचन किसका बोध कराते हैं? वचन, वचन किसका बोध कराते हैं? तो ऑप्शन देखिए, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। ठीक है, प्राणी या वस्तु के एक होने का नहीं, प्राणी या वस्तु के एक होने का नहीं, केवल एक होने का नहीं, अनेक होने का भी बताते हैं। प्राणी या वस्तु के अनेक होने का नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, केवल अनेक होने का नहीं, एक भी होने का बताते हैं। प्राणी या वस्तु के लिंग का नहीं, लिंग नहीं बताया जाता है। यानी कि वचन में क्या बताया जाता है? एक वचन, बहुवचन, यानी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है वचन। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
130 नंबर सवाल है, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली में वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में पहले देख लेते हैं, उसने, किसने? उसने टेढ़ी चाल चली। टेढ़ी चाल मतलब उल्टी चाल। तो इसमें क्या होगा? उसने, जिसमें आ जाएगा ये ने, वहां पर क्या होगा? कर्ता कारक। जिसमें आएगा ने वह क्या होगा? कर्ता कारक। कभी कभी ये जो चिन्ह है ने, कारक जो चिन्ह है वो लुप्त हो जाता है, और यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे दिया है उसने, तो उसने ने आ गया तो कर्ता ने कर्म को, इस प्रकार से कारक चलते हैं। तो उसने टेढ़ी चाल चली तो ने आ गया कर्ता कारक। तो इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखते हैं, निम्नलिखित में किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सर्वनाम का किसमें प्रयोग हुआ है? आज वर्षा होगी, इसमें सर्वनाम है क्या? नहीं भाई, इसमें सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, हाँ इसमें है। और देख लेते हैं, घर का काम कर लो, नहीं इसमें नहीं है। सीमा और रीमा बहने हैं, नहीं। तो सर्वनाम किसमें है? सीमा और रीमा, ये नाउन हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। आज बरसात होगी, घर का काम कर लो, मैं कल, मैं क्या है? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। यानी कि पुरुष कितने होते हैं? तो उत्तम पुरुष, और एक होता है मध्यम पुरुष, और एक होता है अन्य पुरुष। क्या होता है? अन्य पुरुष। तो इसमें उत्तम पुरुष में क्या आ जाएगा? मैं आता है और हम आता है। मध्यम में क्या आता है? तो तुम आता है। अन्य में बाकी इन तीनों को छोड़कर बाकी जितने आएंगे वो अन्य में चले आते हैं। जैसे वह हो गया, वह, यह, ये सब क्या हो गए? अन्य पुरुष। अब आ जाते हैं अगला सवाल। हाँ, अगला सवाल देखते हैं। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? इसमें ऑप्शन कट गया है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है संज्ञा की। तो देख लीजिएगा, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यदि इसमें सर्वनाम होगा तो सर्वनाम और संज्ञा दोनों सही होगा। तो संज्ञा इसमें ऑप्शन दिया है, तो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। यदि सर्वनाम नहीं दिया होगा तो देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आइए अगला सवाल देखते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक किसे कहेंगे? सकर्मक यानी कि कर्म के साथ हो, यानी जिस वाक्य में कर्म हो, यानी सकर्मक कर्म सहित हो, और अकर्मक अ का मतलब क्या होता है? न, नहीं, है ना। तो जिसमें कर्म न हो उसे अकर्मक कहते हैं। तो इसमें कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो दो होंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? काल मतलब क्या होता है? काल मतलब समय होता है भाई। क्या होता है? व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो काल क्या होता है? समय होता है। काल मतलब समय होता है।
तो समय बी नंबर ऑप्शन में दिया है, बाकी जो ऑप्शन है उसको छोड़ दीजिए। अंत दिया है पीड़ा मृत्यु, तो ये सब नहीं होगा। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है, तो समय होता है। अगला सवाल देखिए, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? ताले, यह ताले की चाबी है, यह ताले की यानी संप्रदान कारक होगा। ताले की तो कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। अगला देख लेते हैं सवाल, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब इसमें पुल्लिंग बताना है। कौन से? पुल्लिंग बताना है। पुल्लिंग बताइए। इसमें ऑप्शन देखिए कौन कौन से दिया है। ये सब यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2018 में, तो वो वाला पेपर हल कराया जा रहा है। ये मत सोचिएगा कि ये इसी तरह से उठाकर सब बताया जा रहा है, नहीं, ये पेपर हुआ है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया है क्या? क्या ऑप्शन है? भौदिया दिया है। बी ऑप्शन दिया है इसमें डिबिया। सी ऑप्शन दिया है साध्वी, और डी ऑप्शन दिया है संचालक। क्या दिया है? संचालक। तो पुल्लिंग बताना है भाई, पुल्लिंग बताना है भाई। पुल्लिंग कौन सा होगा? तो ये तो स्त्रीलिंग होगा, ये भी स्त्रीलिंग, ये भी स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग कौन सा होगा? संचालक। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये स्त्री भौदिया, डिबिया, साध्वी, संचालक पुल्लिंग होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब देखिए, तत्सम पूछा है, तत्सम नहीं है, तो तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं, किसके? संस्कृत के शब्द। और इसमें बोला है कि तत्सम नहीं है, यानी कि तत्सम नहीं है, यानी कि संस्कृत का शब्द नहीं होना चाहिए। तो किसका होना चाहिए? तद्भव संस्कृत का, यानी तत्सम का बिगड़ा रूप है, संस्कृत का बिगड़ा रूप होता है तद्भव। तो इसमें बताना है आपको तद्भव कौन सा है। तो शोक, देखिए ये वाला सा आता है ना, ये वाला, तो ये तत्सम होता है। क्या होता है? तत्सम होता है। अधिकांश में देखेंगे तो ये तत्सम होगा। अब देखिए पृथ्वी ये दिया है ना, तो ये वाला मात्रा आएगा ना जहां पर भी, वो क्या होता है? तत्सम होता है। क्या होता है? तत्सम होता है। ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या दिया है? चंद्र। अब देखिए, ये वाला जब बिंदी रहेगा तो ये तत्सम होता है, ये वाला। अगर ये वाला बिंदी रहेगा तो तद्भव होगा। अब अगला देखिए, परक क्या है? तद्भव है। परक का तत्सम रूप क्या होता है? परीक्षा होता है। क्या होता है? परीक्षा। परीक्षा का तद्भव क्या होगा? परक। तो इसमें पूछा है कि संस्कृत के शब्द नहीं है, यानी तत्सम नहीं है। तो तत्सम कौन सा नहीं है? परक। परक क्या है? तद्भव है। तद्भव बताना था, तत्सम नहीं है, मतलब क्या बताना था? तद्भव बताना था। तो तद्भव क्या है? परक। परक का तत्सम रूप क्या होगा? परीक्षा। तो आइए, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए अगला सवाल देखते हैं, किस विकल्प में सभी तद्भव शब्द हैं? अब फिर पूछ दिया है किस विकल्प में सभी तद्भव शब्द हैं। तो इसमें बताना है कि कौन से तद्भव शब्द
हैं। तद्भव शब्द बताना है तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, आग। क्या दिया है, आग। फिर इसमें कॉमा लगा कर दिया है क्या, जीभ। फिर दिया है घर, ये दिया है। अब बताना है कि इसमें तद्भव कौन है, और फिर इसमें बी ऑप्शन है तो पहले ए ऑप्शन को देख लेते हैं। तद्भव पूछा है तो आग का तत्सम रूप अगर लिखें तो क्या होगा, अग्नि होगा। क्या होगा, अग्नि। जीव का जिह्वा होता है। क्या होता है, जिह्वा होता है। और घर का गृह होता है। मतलब ये सब क्या दिया है, तद्भव दिया है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा, सही होगा। बाकी ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है। आइए 139, दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है। दूध का पर्याय नहीं है, मतलब दूध का पर्याय नहीं है। तो दूध ये क्या है, पय मतलब होता है दूध। गौरस होता है। अमी क्या है, अमी अमृत का पर्यायवाची शब्द है, अमृत का। तो अमी क्या हो जाएगा, अमी क्या हो जाएगा, दूध का अभिप्राय नहीं है तो क्या हो जाएगा, अमी अमृत का होता है। आइए 140 नंबर देखते हैं। सापेक्ष का सही विलोम, सापेक्ष का क्या होगा, निरपेक्ष होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए ऑप्शन सही होगा। क्या है, निरपेक्ष। अब आ जाते हैं 40 हो गया, 41 पर आ जाते हैं। 141 पर अंक दिया है। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो देखिए अंक माने क्या क्या होता है। एक अंक माने होता है गोद होता है, फिर संख्या होता है और अध्याय होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अपराध बोलने से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। अपराध के लिए क्या होगा, लज्जा, निंदा, आत्मग्लानि, पश्चाताप। क्या होगा, तो अपराध बोध से होने वाली ग्लानि आत्मग्लानि कहलाती है। क्या कहलाती है, आत्मग्लानि कहलाती है। अगला सवाल देखिए 143 पर, चीर के अर्थ के सही चीर। देखिए इसमें दो प्रकार से लिखा है। अब इसका अर्थ बताना है कि क्या होगा। चीर लिखा है 2 बार। अब अंतर है तो मात्रा का है, इस पर छोटी का मात्रा है और एक बड़ी का मात्रा दिया है। तो एक चीर मतलब क्या होता है, वस्त्र होता है। एक चीर का मतलब पुराना होता है। तो अब इसमें देखना है, दोनों ऑप्शन मिल रहा है। बी में दिया है वस्त्र पुराना और डी में दिया है पुराना वस्त्र। तो ये छोटी का मात्रा है, ये बड़ी का मात्रा जो है ना, इसका मतलब होता है वस्त्र। तो इस चीर का मतलब क्या होगा, चीर मतलब प्राचीन। क्या हो गया, चीर का मतलब पुराना। चीर का मतलब क्या हो गया, पुराना। अगला सवाल देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। डी। अब हम चलते हैं 144 से 148 का उत्तर, मतलब गद्यांश में से पढ़कर उसका आंसर देना है 48 तक। तो हम चलते हैं 48 के बाद 49 पर। 149 पर, निम्नलिखित में रीति काल के कवि हैं। तो देखिए रीति काल के कवि पूछा है तो तुलसीदास भक्ति काल के हैं, कबीरदास भक्ति काल के हैं और सूरदास भी भक्ति काल के हैं। तो वृंद क्या हो जाएंगे, रीति काल के कवि हो जाएंगे। तुलसीदास राम काव्य लिखे हैं और कबीरदास
कबीरदास बीजक नामक एक ग्रंथ लिखे हैं, बीजक नामक, और बीजक लिखे हैं कबीरदास। और सूरदास कृष्ण के बारे में लिखे हैं, यानी कृष्ण काव्य लिखे हैं। यानी कि ये तीनों तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास क्या है, भक्ति काल के हैं, और वीरेंद्र क्या है, रीति काल के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। निम्न में से रीति काल के कवि हैं, ये तो हो गया। कमायनी के रचनाकार हैं, कमायनी के सब लोगों को पता है, कमायनी के रचनाकार कौन है? तो कमायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसमें प्रसाद केवल दिया है, निराला दिया है, पंत दिया है, महादेवी वर्मा। तो कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आज का क्वेश्चन हिंदी का जो था, जितना क्वेश्चन वो करवा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।